हेलो बच्चों, एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं क्लास 10th। तो क्लास 10th में जो एक्सरसाइज चल रही थी, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए थे। तो आज मैं 3 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन के बाद में बाकी के जो क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किस तरीके से करना है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 नोट तो किया हुआ है, लेकिन एक बार जरा इसको मैं सही से आपको नोट करके और एक बार क्लियर कर देता हूँ इसमें दिया क्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक समलंब दिया हुआ है। समलंब हम जानते हैं क्या होता है, एक ऐसी आकृति होती है जिसमें एक युग्म समांतर होता है। तो ये समलंब दिया हुआ है, इसमें ए बी के समांतर डी सी दिया हुआ है और ये ए सी को जब मिलाया गया है और ऐसे बी डी को जब मिलाया गया है तो ये जो बी डी है आपके पास में ए सी, इनका जो मिलान है, ठीक है, तो ये आपके पास में जो मिलान दिया हुआ है वो आपके पास में ये दिया हुआ है ए सी और बी डी का मिलान इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर। अब आपको जो सिद्ध करना है वो दिया है कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये मान बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए क्योंकि ये भुजाएं समांतर है, ए बी के समांतर सी डी है, तो मैं यहाँ पर प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रूफ देखिए, तो देखिए सबसे पहले इन कोडों को हम कुछ मान लेते हैं, क्योंकि बार बार पूरा कोड लिखना है कि ए ओ बी इस तरीके से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, तो हम इनको इजी फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, 1 2, यहाँ पर ये 3 मान लेते हैं और ऐसे ये 4 और ये 5 और यहाँ पर ये 6 मान लेते हैं। तो देखिए एंगल, अब आप चलते हैं तो इन दोनों ट्रायंगल में कंपैरिजन करते हैं। त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी ओ डी में जब तुलना करते हैं तो देखते हैं कि आपके पास में जब तुलना करेंगे तो देखिए एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 4 के इक्वल हो जाएगा। रीज़न है एकांतर कोण, ये एकांतर कोण है इसलिए कोण आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही एंगल जो 2 है वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि लाइन समांतर है इसलिए एकांतर कोण बन रहा है, तो एंगल 2 और 5 इक्वल हो जाएगा। ये भी रीज़न है, सेम एकांतर कोण। एंगल तीसरा अपने आप, वैसे हम लिख सकते थे कि तीसरा अपने आप इक्वल होगा, जब दो कोण किसी भी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, फिर भी हम लिख देते हैं। तो आप देखिए ए एक तरह से क्राइटेरिया से या ए जो आपके इसमें समरूप होने की जो कंडीशन आई थी उसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी वो समरूप हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के साथ में, ठीक है। और जब ये त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि जो पार्ट जो सिमिलर होता है जिसके करस्पॉन्डिंग जो होता है जिसके, तो आप देखिए कि ओ ए की करस्पॉन्डिंग क्या है, ओ सी, और ओ बी की करस्पॉन्डिंग क्या है, ओ डी। तो आप लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। और अब आप देखिए आपको जो सिद्ध करना था वो यही चीज़ लिखी हुई है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं प्रूफ आप यहाँ पर लिख सकते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पर फिनिश आप मान सकते हैं। क्वेश्चन फिनिश हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिया हुआ है वो देखिए डायग्राम को मैं पूरा फिर से एक बार कंप्लीट करके बना देता हूँ। तो इस डायग्राम में आपके पास में दिया हुआ है, या इस डायग्राम को आप एक बार फिर से प्लॉट करके देखेंगे बड़े रूप में। तो जब आप देखिए इस तरीके से आपके पास में एक त्रिभुज दिया हुआ है, दिस इज टी क्यू और ये आर, यहाँ से एक लाइन आ रही है इस तरीके से और ये लाइन फिर से यहाँ वापस मिल रही है। तो ये लाइन यहाँ पर मिल रही है पी पर, ये एस पर, ये एंगल 1 दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल 2 दिया हुआ है। तो देखिए आपको दिया हुआ है कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका प्रूफ हमारे लिए स्टार्ट करते हैं और हमें करना क्या प्रूफ है वो देख लेते हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि पी क्यू आर, ये पूरा ट्रायंगल जो है टी क्यू आर के साथ में सिमिलर है, समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से कि चूंकि आपके पास में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं जब ये दिया है तो ये प्रॉपर्टी लग रही है कि किसी त्रिभुज में जो कोण बराबर होते हैं उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो अगर हम इस त्रिभुज को देखें कौन से त्रिभुज में ये चल रहा है, ये पी क्यू आर में चल रहा है। तो पी क्यू आर ट्रायंगल में देखें तो 1 के सामने की भुजा है, दिस इज पी आर, आप इसे पी आर लिख सकते हैं। पी आर बराबर हो जाएगी पी क्यू के साथ में। पी आर और पी क्यू जब बराबर हो जाएगा तो अब आप आगे जो आपके पास में संबंध दिया हुआ है उस संबंध को आप देखिए। तो आपके पास में संबंध जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू आप चूँकि लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो इस संबंध में आप इसको देखिए, क्यू आर को ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू एस को ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू टी को भी ऐसे ही रहने देते हैं, पी आर को हम पी क्यू से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। चूँकि आपको ऐसे पी आर का मान जो था वो पी क्यू के इक्वल है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आप इस त्रिभुज को देखिए, दो त्रिभुजों में तुलना करते हैं, एक तो पी क्यू आर में व ट्रायंगल टी क्यू आर में, इन दोनों में कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो देखिए एंगल जो 1 है वो दोनों त्रिभुज में है, ये वाला एंगल दोनों त्रिभुज में पी क्यू आर में, पी क्यू एस में भी है,
सॉरी PQS था, ये PQS में भी है और TQR में भी है, दोनों में ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 = 1 आप लिख सकते हैं, 1 = 1, ये ओवेनिस्ट हो गया, दोनों में है ओवेनिस्ट। नेक्स्ट आपके पास में एक और जो संबंध है वो है QR/QS। इसकी देखिए QR कहाँ पर है, जैसे QR पूरे की बड़े वाले की है और QS छोटे वाले की भुजा का अनुपात = है QT/PQ, और इसकी बड़े वाले की भुजा और इसकी छोटे वाले की भुजा का अनुपात। तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब एक नियम आपने पढ़ा रखा था, दिस इज दो साइड्स का अनुपात के बीच में एक एंगल बन रहा है, यानी कि SAS से आप कह सकते हैं साइड एंगल, साइड से आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल जो आपके पास में है PQS सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल TQR के साथ में। तो ये नियम कौन सा लगाया है यहाँ पर सिमिलर होने के लिए, SAS यानी कि साइड एंगल साइड का मतलब ये हो गया कि किसी दो त्रिभुजों में उनकी जो भुजाओं का अनुपात अगर इक्वल है, उनके बीच का एंगल भी कॉमन है, तो आप कह सकते हैं कि ऐसे त्रिभुज वो समरूप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको दिया हुआ है वो देखिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी काफ़ी साफ बना हुआ है, तो इसको हम यहीं से देख लेते हैं। PQR आपके पास में दिया हुआ है, एंगल P जो है, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है वो आपके पास में RTS के इक्वल दिया हुआ, दिस इज RTS। ठीक है, फिर भी एक बार इस चीज़ को क्लियर करने के लिए पूरा सही से मैं डायग्राम बना देता हूँ। नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके पास पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैंने इसमें किसी में भी मैं गिवन और टू प्रूव ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन में आपको गिवन और टू प्रूव खुद ही लिखना होगा। ठीक है, मैं केवल आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखिए एंगल P जो है, ये वाला एंगल आपके पास में RTS के इक्वल है। अब हम इन दोनों त्रिभुजों में तुलना कर रहे हैं, तो ये किस त्रिभुज में तुलना कर रहे हैं, ये 5th क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है इसका प्रूफ। त्रिभुज सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, दिस इज RPQ, दिस इज RPQ व त्रिभुज RTS में हम तुलना करने जा रहे हैं। तो एक चीज़ देखिए, इस त्रिभुज का ये जो कोण है एंगल, ये वाला वो आपके पास में कॉमन है, तो एंगल R = एंगल R ये कॉमन है, यानी कि ओवेनिस्ट है। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। वैसे ये देखा जाए, आप इसे इस वाले त्रिभुज के लिए T वाले के लिए TRS के लिए आप एंगल TRS लिख सकते थे, तो इस वाले के लिए PRQ लिख सकते थे पूरे तरीके से, लेकिन शॉर्ट में मैंने एंगल R = R कॉमन लिख दिया, या इसको नंबरिंग करके लिख सकते हैं, एंगल 1 = एंगल 1। नेक्स्ट चाहे तो एक तरीके से एंगल अगर हम नंबरिंग कर देते तो ये क्वेश्चन हमारे पास में इजी दिखेगा, इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 और इसे 3। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1 = 1 ये ओवेनिस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर फिर एक साइन लगाएंगे दैट इज का, ये ओवेनिस्ट हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास में जो आती है वो बात आती है कि अब दूसरे अगर हम देखें तो ये वाला कोण यानी कि एंगल 2 = एंगल 3 के इक्वल है, क्योंकि ये आपको दिया हुआ है। किसी भी त्रिभुज में दो कोण इक्वल होंगे तो आप कह सकते हैं तीसरा अपने आप इक्वल होगा, तो इसीलिए आप कह सकते हैं AA क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हो जाएंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक तरह से जब समरूप होंगे तो संगत लिखना जरूरी है, तो RPQ सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, देखिए R अपनी जगह R उसमें भी रहा सेम, P के जो संगत आ रहा है, P के संगत यहाँ पर T आया था, दिस इज T, और Q के संगत फिर अपने आप ही क्या हो जाएगा S। तो इस तरीके से ये आपके पास में प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में जो यूज़ किया हुआ कंसेप्ट वो ये है कि आपके पास में एक कोण इक्वल दिया हुआ था, दूसरे कोण को हमारे पास में एक कोण इसलिए इक्वल था क्योंकि आपके पास में ये ओवेनिस्ट पड़ गया था, और दूसरे क्यों इक्वल थे क्योंकि ये दिए हुए थे, तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से ये AA क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में जो दिया हुआ है वो है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ये ट्रायंगल में जो एक तरह से एक लाइन आ रही है, दिस इज ABC ट्रायंगल है, और ये लाइन आ रही है दिस इज DE। इस लाइन की वजह से ADE और ABC जो है वो आपके पास में दिया हुआ है कि ABE हम ज्वाइन कर लेते हैं, ABE ये वाला पार्ट, और दूसरा ACD ये वाला पार्ट ये दिया हुआ है। ये ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल जो है ADE और ABC ये कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, जो हमें गिवन है, सिंस ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम जानते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं जिन्हें हम सर्वागसन त्रिभुज बोलते हैं,
तो उनकी सब चीज़ें इक्वल होती है, सारे कोण और सारी भुजाएं इक्वल होती है। तो अगर आप देखें तो इसका मतलब ए बी ए सी के इक्वल हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी के इक्वल, और साथ साथ ए जो हो जाएगा वो ए डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास में रिलेशन निकल कर आ जाएगा। तो अगर हम इस रिलेशन से, जैसे ये फर्स्ट रिलेशन निकल के आ रहा है, किस तरीके से निकल के आया है, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो फ्रॉम यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि समीकरण 1 से अगर हम बात करें, समीकरण 1 से, तो आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 से अगर बात करें तो आप कह सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आप यह एक काम कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से ना करके आप इसको रिवर्स तरीके से लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये समीकरण इससे ये रिलेशन निकल गया है समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 1 पर वापस आते हैं। समीकरण 1 से देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है। समीकरण 1 से रिजल्ट आ रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, और समीकरण 2 से आ रहा है कि ए डी इज इक्वल टू ए। हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। तो अगर हम इसको अपॉन में ले जाएं, यानी कि ए डी अपॉन ए ही लिख लें और इसे लिख लें ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो एक तरीके से वैसे भी कर सकते थे, तो आप चाहे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से अगर आप निकालें इससे, तो आप लिख सकते हैं दिस इज ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से समीकरण 2 से अगर हम बात कर रहे हैं, तो समीकरण 2 से आ जाएगा ए डी अपॉन ए इज इक्वल टू ये भी 1 हो जाएगा। ये दोनों हम अगर इक्वेट कर देते हैं, बराबर रख देते हैं, तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ही हो जाएगा। अब हम अल्टरनेटिव जो लॉ होता है, यानी कि एकांतर वाला, तो उसको हम इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए ए इधर ऊपर आ जाएगा, ए अपॉन ए सी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर ए डी के अपॉन में ए बी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। तो देखिए अगर अब हम इस दोनों त्रिभुजों में तुलना कर रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में तुलना कर रहे हैं, तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। दोनों त्रिभुजों में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा, ये हम इसे 1 मान लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू 1 उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। और जो ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी आ रहा था, यहाँ पास में आप कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 3 से समीकरण इसे लिख सकते हैं समीकरण 3 से। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इस कोई बाद में आप कह सकते हैं कि जो क्राइटेरिया लगा रहे हैं वो आप लगा रहे हैं कि एक एंगल है और एक उनके बीच में, दो साइड्स के बीच में एक एंगल, यानी कि ऐसे क्राइटेरिया से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, और ये इस तरीके से आपके पास में सिमिलर हो जाएगा, और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने रह देते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आगे के इसके क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतने ही, थैंक यू।